हेलो लर्नर्स। तो हम कर रहे हैं हमारा ग्रेड 12 का टॉपिक जो है बिजनेस स्टडीज का स्टाफिंग। तो हमने स्टाफिंग प्रोसेस किया था लास्ट वीडियो में। आज हमें स्टार्ट करना है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट है हमारा रिक्रूटमेंट, सेकंड है हमारा स्टाफिंग और सिलेक्शन या फिर उसके बाद है हमारा ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट रेफर्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब और अ फंक्शन। मतलब कि जितने भी कैंडिडेट्स हम ढूंढ सकते हैं अपनी जॉब के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। तो जब रिक्रूटमेंट होता है तो जो पर्सन है वो अप्लाई करता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो जो एप्लीकेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, अप्लाई करता है। इसमें आइडेंटिफिकेशन और अट्रैक्शन रहता है हमारा। तो ये प्रोसेस है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि ढूंढना, एम्प्लॉइज को सर्च करना, जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज है उस जॉब पोस्ट के अकॉर्डिंग एबल है, स्किल्ड है, क्वालिफाइड है, और उन्हें स्टिमुलेट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। एडवर्टाइजिंग इज कॉमनली पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो एडवर्टाइजिंग है जैसे कि न्यूज़पेपर में या फिर कोई साइट पे आपने डाला हुआ है अपने जॉब पोस्ट के बारे में या वैकेंसी के बारे में, तो वो क्या है, एक तरीके से रिक्रूटमेंट है। प्रोफेशनल पब्लिकेशन भी हो सकती हैं, एडवर्टाइजमेंट प्लेस इन विंडोज, जॉब सेंटर के थ्रू भी हो सकती है, कैंपस इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। मतलब कि ये रिक्रूटमेंट में क्या रहता है कि सिर्फ अट्रैक्ट करना लोगों को कि वो हमारी कंपनी में अप्लाई। फिर हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। इसके सोर्सेज भी होते हैं। तो हम अगर रिक्रूटमेंट के सोर्सेज की बात करें तो जैसे कि अट्रैक्ट करता है पोटेंशियल एम्प्लॉयज को जिसके अंदर कुछ एबिलिटी हो, स्किल्ड हो, जो भी हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग है, क्वालिफाइड हो। जितने भी हमारे पास जॉब्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग इट लोकेट्स अवेलेबल people for the job and invites them to apply for the job in the organization. तो रिक्रूटमेंट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है सुटेबल एप्लीकेंट्स को। यही वही चीजें दे रही हैं। तो इसमें हमारा रहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज, लेबर सप्लाई के जो भी हैं, असेसमेंट करते हैं ऑफ देयर वैलिडिटी और चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। और लास्ट में हमारा होता है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म जो भी कैंडिडेट है उनसे। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें, मेन जो होते हैं हमारे दो होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम इंटरनल सोर्सेज की बात कर लेते हैं। इंटरनल सोर्सेज में हमारा होता है ट्रांसफर। जैसे कि किसी हमारा जो एम्प्लॉय है वो अच्छा काम कर रहा है और जो हमारी पोस्ट है उसमें वो और अच्छा काम कर सकता है, तो हम उसे शिफ्ट कर देते हैं एक जॉब से दूसरे में या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। और क्या करता है, मे लीड टू चेंजेस इन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग कंडीशन। लेकिन सैलरी का कुछ कंफर्म नहीं होता, वो चेंज भी हो सकती है, नहीं भी चेंज हो सकती। हो सकता है कि सैलरी स्ट्रक्चर सेम हो। तो ट्रांसफर इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉइज फ्रॉम ओवर स्टाफ्ड डिपार्टमेंट्स। जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हमने जो ओवर स्टाफ का केस ऊपर देखा था पिक्चर में, कि उन्हें कुछ वो हमारा वेस्टेज ऑफ मटेरियल होगा, तो बेटर होगा कि हम उस पर्सन का यूटिलाइजेशन कर दें किसी दूसरी वैकेंसी पे, ताकि वहां से हमारी जो ओवर स्टाफ है वो भी नॉर्मल हो जाए और वहां से हम उसकी जब हम शिफ्ट कर दें तो वहां का भी बैलेंस हो जाए वर्क। तो इसमें प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही होता है, मतलब कि आप सेम लेवल पे ही एम्प्लॉय को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये अगर हम वर्टिकल में कोई एम्प्लॉय यहाँ है तो उसे यहाँ पे डिमोशन नहीं कर सकते, और अगर वो ऊपर जाएगा तो वो प्रमोशन होता है, वो ट्रांसफर नहीं होता। तो ट्रांसफर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। ट्रांसफर कैन ऑल्सो भी यूज फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देने के लिए भी हो सकता है डिफरेंट जॉब्स को। फिर हम बात करते हैं प्रमोशन की, जो मैंने अभी आपको बताया। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस में जनरली फॉलो होती है प्रैक्टिस कि हायर जॉब्स जो है वो प्रमोट ही करते हैं लोअर जॉब की। जैसे कि कोई यहाँ पे है, हमारी कंपनी में वैकेंसी है तो उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे
और ये वाली जो वैकेंसी है इसके लिए हम न्यू एम्प्लॉय रखें, क्योंकि हम ऑलरेडी वो ट्रेंड है, अब हमारी कंपनी को जानता है, पहचानता है, काम करने का उसे वर्क कल्चर वगैरह पता है, तो हम उसका क्या कर देते हैं, प्रमोशन कर देते हैं। उसकी जो पोजीशन है वो हायर हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, फैसिलिटी स्टेटस इसमें पे बढ़ जाती है। तो प्रमोशन क्या होता है, वर्टिकल शिफ्टिंग होता है। ये वर्टिकल शिफ्टिंग हो गया और ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हो गया। इससे वो मोटिवेट होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरे एम्प्लॉयज पर भी पड़ता है कि अच्छा काम करेंगे तो हमें भी प्रमोशंस मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव सोर्स है। तो ये दो ही होते हैं इंटरनल सोर्स में, या तो ट्रांसफर या फिर प्रमोशन। फिर हम इसकी मेरिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉयज मोटिवेट रहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, हायर लेवल तक लेके जाते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, एक पीस बनी रहती है, हार्मोनी बनी रहती है। इंटरनल रिक्रूटमेंट जो होती है वो सिंप्लीफाइज करती है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होती। जो एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही हैं उन्हें हम जानते हैं और उनको हम एडजस्ट करना अकॉर्डिंग हमारे लिए ईजी हो जाता है। ट्रांसफर जो है वो टूल होता है ट्रेनिंग का, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करने का, उन्हें प्रिपेयर करने का जॉब्स के लिए। तो उनको इंडक्शन की जरूरत नहीं होती जो ट्रांसफर या प्रमोशन के एम्प्लॉयज होते हैं। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा ओवर स्टाफ है वहां पे, और जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है वहां से उठा के हम एम्प्लॉयज को वहां पे रख सकते हैं, जिससे क्या है वर्क कल्चर बैलेंस हो जाता है, इससे एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी नहीं लगती। ये यहाँ पे चीपर का आई है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं वो चीपर होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से। अब इसकी लिमिटेशंस भी हो सकती हैं कुछ, जैसे कि जो इंटरनल प्रमोशंस होते हैं, स्कोप ऑफ इंडक्शन जो फ्रेश टैलेंट होता है वो कम हो जाता है। जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है या फ्रेश टैलेंट है, एम्प्लॉयज हैं, उनके अंदर जो स्किल्स हो सकती हैं, एबिलिटीज हो सकती हैं, उनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। तो इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। सेकंड है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो लेथर्जिक हो जाते हैं। टाइम बाउंड प्रमोशन, उन्हें पता होता है कि भाई ठीक है इतना काम करेंगे इस टाइम पे हो जाएगा, तो वो लेथर्जिक एनर्जेटिक नहीं होते। नई एंटरप्राइज अगर मान लो कोई है तो उनके लिए तो इंटरनल सोर्स कोई है ही नहीं, उनको तो सब न्यू ही रखने पड़ेंगे, तो उनके लिए काम नहीं आएगा। कंपटीशन का जो स्पिरिट है वो कम हो जाएगा। और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की। तो एक्सटर्नल सोर्सेज वो होते हैं जो इंटरनल रिक्रूटमेंट के द्वारा फिल नहीं किए जा सकते। और एक्सटर्नल जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें हमें नया जो है, नई स्किल्स, एबिलिटीज, फ्रेशर्स, ये सब कुछ में देखने को मिलता है। न्यू ब्लड जिसे हम बोल सकते हैं, ब्रिंग्स न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें होता है एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कि हमने नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा दिया, उसमें जॉब्स की डिटेल्स डाल दी, जॉब सीकर्स ने उसे देखा, असेंबल हुए ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी डेट को इंटरव्यू होना था, सिलेक्शन होना था स्पॉट पे। और इसे हम क्या कहते हैं, यूजुअली फॉर कैजुअल वैकेंसी के लिए होता है, जैसे कि अनस्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, मोस्टली उनके लिए होता है ये। इनको हम कैजुअल बोलते हैं या फिर बदली वर्कर्स बोलते हैं। इनका रेम्यूनरेशन जो होता है वो डेली वेज बेसिस पे होता है। ये इन एक्सपेंसिव रिक्रूटमेंट मेथड होता है, इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती एडवर्टाइजिंग वगैरह की। ये तब भी हो सकता है जब कुछ परमानेंट वर्कर्स जो है एब्सेंट होते हैं, कुछ दिन के लिए कोई गया है, हमें कुछ रखना है, तो फिर उसके लिए सुटेबल है। फिर सेकेंड है हमारा कैजुअल कॉलर्स। बहुत सारी जो रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक डेटाबेस रखती है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का, कि मतलब कि उनके पास डिटेल्स वगैरह होती है, डाटा होता है कि जब उन्होंने अपनी वैकेंसी निकाली थी तो जो अदर एम्प्लॉयज आए थे जिनको सिलेक्शन नहीं किया हुआ, उन सबकी भी डिटेल्स उनके पास होती है। तो वो क्या करते हैं, तो जब भी उनको जरूरत होती है वो उन्हें कॉल करते हैं और बुला लेते हैं। इससे उनका जो कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग है वो बच जाता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डिटेल्स वगैरह होती है, जिसको हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। फिर है हमारा थर्ड, एडवर्टाइजमेंट। इसमें न्यूज़पेपर में भी हो सकता है, प्रोफेशनल जर्नल में भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा खर्चा होता है हमारा, एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है। सीनियर पोजीशन ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स आर फिल्ड बाय दिस मेथड। जो अच्छी जॉब होती है सीनियर
फैकल्टी वगैरह की पोजीशंस होती हैं इंडस्ट्री वगैरह में, वो सब कुछ एडवर्टाइजमेंट से ही होती है। तो एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर उसके बाद वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं उसमें से आते हैं, उसमें से सिलेक्शन करना पड़ता है। इसमें न्यूज़पेपर वगैरह में हो सकता है ये, ठीक है। फिर फोर्थ है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि जो गवर्नमेंट होती है वो एक डाटा रखती है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th कर लिया या ग्रेजुएट हैं, वो अपना वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहां से उनको जॉब जो है वो मिलेगी। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ टाई अप कर लेती है, वो अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहां से उनको रिज्यूमे या फिर डाटा जो है वो मिल जाते हैं। तो वो मैच करते हैं पर्सनल की डिमांड सप्लाई, और फिर उसके अकॉर्डिंग उन्हें वो सर्व कर देते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है। आई होप आपने सुना होगा, ये सभी सिटीज में होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। उसके बाद है प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं जो मीडिएटर का काम करते हैं। आपने देखा भी होगा कि कुछ कंसल्टेंसीज होती हैं जो आपकी जॉब लगवाने में हेल्प करती हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होती है उनकी, तो वो आपको पे करनी पड़ती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी एक साथ टाई अप कर लेती हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन से भी लेते हैं और एम्प्लॉय से भी लेते हैं, अगर आपने वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो ये प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, ये गवर्नमेंट होती है हमारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाली, ये गवर्नमेंट होती है। और ये वाली जो होती है वो हमारी प्लेसमेंट एजेंसी ये प्राइवेट होती है। तो ये कंपाइल करते हैं बायोडाटा लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, वही जो है आपका रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना सब कुछ। और जो कंसल्टेंसी होती है ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड होती है उससे मैच करके, और फिर आपकी जो है उनको आपस में मिलाती है, जिससे कि उनको जॉब मिलती है। फिर सिक्स्थ है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। आप जहाँ से अपनी डिग्री कर रहे हैं वहीं पर कंपनीज आती है और वहीं से सिलेक्शन करती है, और आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वहीं से जॉब मिल जाती है। तो जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे ये सिस्टम होता है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं मेंटेन अ क्लोज लाइज विद द यूनिवर्सिटीज, मतलब कि अच्छी यूनिवर्सिटीज के साथ, वोकेशनल स्कूल्स या फिर मैनेजमेंट के साथ टाई अप रखती है, जिससे कि क्या होता है क्वालिफाइड जो पर्सन होता है जॉब्स के अकॉर्डिंग उन्हें वहां से मिल जाता है। फिर सेवन्थ है हमारा रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज, कि जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वही रिकमेंड कर देते हैं प्रेजेंट एम्प्लॉय होते हैं कि उनका कोई फ्रेंड है या फिर कोई रिलेटिव है। तो इससे क्या होता है हमें श्योरिटी या गारंटी मिल जाती है कि जो भी एम्प्लॉय है वो इसका जानकार है और वही है अच्छा काम करेगा। तो इसमें भी हमारी पोस्ट कटिंग हो जाती है थोड़ी सी, जिसे हम बोलते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज। फिर है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये इनका लेबर के साथ क्लोज कांटेक्ट होता है, अनस्किल्ड के लिए होता है ये, जो शॉर्ट नोटिस पर बुलाते हैं। इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ डिसाइड्स टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टर ही ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दे तो फिर उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। फिर नाइन्थ है हमारा एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, टीवी पे एडवर्टाइज करना, वही सेम न्यूज़पेपर की तरह ही है। यहाँ से फिर कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे और आप उसके अकॉर्डिंग उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। और टेंथ है हमारा वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट पे डाल देना। आजकल बहुत कॉमन है ये रिक्रूटमेंट का सोर्स, बहुत सारे सोर्सेज है जैसे कि लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, ऐसी बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं। तो वहाँ पे जो जॉब सीकर्स है वो देखते हैं और फिर अप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें एक्सटर्नल सोर्सेज की, तो हमें एक क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाता है जो कि आजकल की स्किल्ड और एबिलिटीज के साथ मिलता है हमें। वाइडर चॉइस हो जाती है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हो जाती है कि जो बेस्ट होता है उनमें से हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेश टैलेंट मिलता है, जो भी आजकल की जो नीड है, टेक्नोलॉजी आजकल बहुत चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमें फ्रेश टैलेंट मिल जाता है। कॉम्पिटेटिव स्पिरिट बनी रहती है कंपनी के अंदर कि हमने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो हमारी जगह दूसरा भी ले सकता है। अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो क्या होता है डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। ऑब्वियसली जब कोई नया स्टाफ एंटर करता है तो थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है उसके अंदर। उन्हें लगता है कि उनके प्रमोशन के चांसेस क्या है, कम हो गए हैं। और ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है कि हमने पहले एडवर्टाइज किया, फिर कैंडिडेट्स आएंगे, फिर हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे, इंटरव्यूज के राउंड होंगे। अगर एक जॉब के लिए 100 पीपल ने अप्लाई किया हुआ है तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। और क्या रहता है, ये हमारा कॉस्टली प्रोसेस है। एक्सटर्नल सोर्सेज जो होते हैं वो, उसमें हमारा थोड़ा पैसा लगता है, स्पेंड करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट में और प्रोसेस करने में एप्लीकेंट्स को। तो ये क्या है हमारी डीमेरिट्स है किसकी, एक्सटर्नल सोर्सेज की। उसके बाद है हमारा सिलेक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
अभी तक आप रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेज हैं इसको ही रिवाइज कीजिए, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अंडरस्टैंड द वीडियो, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।